नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे बसों पर रार बड़ी तकरार की। जी हाँ, देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है और रोज संक्रमित होने वालों की संख्या भी भयानक तौर पर बढ़ रही है। 5000 का आंकड़ा पार कर लिया है। मजदूर मजबूर है, सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है, मरने के लिए मजबूर है, मौत की आगोश में सोने के लिए मजबूर है, पटरियों पर लेट करके कटने के लिए मजबूर है, डीसीएम और ट्रक की टक्कर में लड़कर मरने के लिए मजबूर है और साथ ही साथ में शवों के साथ में मजदूरों के जाने के लिए भी मजबूर है। इतना ही नहीं, आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन सड़क दुर्घटनाओं में भी मरने के लिए मजदूर है। यानी कि अगर कहीं किसी को दिक्कत नहीं है तो वो है मजदूरों को, क्योंकि वो मजबूर है। ट्रक ड्राइवर अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपकी घड़ी छीन लेंगे, आपका पर्स छीन लेंगे, आपका मोबाइल छीन लेंगे और मजदूर मजबूर होकर के उनको अपना सब कुछ देने के लिए मजबूर है। एक बेटी की बात करें, 14 साल की एक बेटी 500 रुपए में एक साइकिल खरीदती है और अपने बूढ़े बीमार बाप को साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठा के 1200 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इन सब के बीच बात यहाँ की बात करें बसों को चलाने को लेकर के, तो उसमें लगातार तकरार जारी है। कांग्रेस का दावा है कि वो 1000 बसें उत्तर प्रदेश में लाके खड़ी कर दी है उसने और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको इस्तेमाल कर सकती है मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए। लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि उसमें से आधी तो बसें फर्जी हैं, 460 बसें फर्जी हैं और तमाम बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। और तो ऐसे फर्जी बसों को बिना परमिट वाली बसों को कैसे चला दिया जाए, उनकी अपनी दलील है। और ठीक बात भी है कि अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आधी बसें फर्जी हैं तो अभी कल तक सरकार कह रही थी कि 479 बसें ठीक है और लेकिन आज सुबह अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि नहीं 479 बसें नहीं, 460 बसें फर्जी हैं। और तो 460 बसें फर्जी हैं, इसका मतलब है कि करीब 500 बसें ही सही बची हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 500 बस ही सही हैं तो उनको ही चलाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। चलिए, ये आपस में नूरा कुश्ती हो रही है क्या, इसको लेकर के मायावती ने ट्वीट कर दिया। मायावती ने कहा कि हाँ, ये आपस में नूरा कुश्ती है, दोनों अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर कांग्रेस को ज्यादा चिंता है तो वो जाकर के अपने प्रदेश जहां पर उनकी सरकार है वहां के लोग, वहां के मजदूरों को ढोए। यहाँ पर क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश पर कहा कि वो क्यों नहीं लोगों को लाने की कोशिश कर रही है और ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बसपा के लोग चुपचाप बिना कोई शोर शराबा किए लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक बात। अब कहाँ मदद कर रहे हैं ये अलग बात है, दिखाई नहीं दिया ये अलग बात है, मीडिया दिखाता नहीं, यही तो उनका आरोप है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की एक और विधायक अदिति सिंह, जो कि पहले ही काफी हद तक बागी हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना चुकी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया लगे हाथों और उस ट्वीट का संज्ञान भी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ले लिया। अदिति सिंह ने ट्वीट किया कि भाई, कांग्रेस बसें अपने पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलाती है। क्या उनके ऊपर तलवार लटक रही है, उनको शो कास्ट नोटिस मिल चुकी है और उनको भाजपा में जाना ही जाना है। ये एक एक कदम और आगे की ओर बढ़ा रही है। हम चर्चा करेंगे बस पर रार बढ़ी तकरार की। अभी तक ये तकरार चल रही है। अब नया जो इसमें हुआ वो ये कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि 460 बसें फर्जी हैं इसमें से। उधर लल्लू यादव को कल हिरासत में ले लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उन्हें 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाना था, उसकी अपडेट अभी आना बाकी है। लेकिन इस बीच हम बता दें, मजदूरों का मरना भी बाकी है और इधर
बसों पर तकरार चल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए बसें चलाए जाने के मामले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए 1000 बसें चलाने की पेशकश के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी संग्राम जारी है। बस पर सियासी रार के साथ तकरार भी बढ़ती जा रही है। सियासी जंग के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता तकरीबन 100 बस लेकर नोएडा पहुंचे। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसों को आगे न ले जाने देने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जगह जगह बसों को रोका गया, कुछ बसों को आरटीओ के जरिए सीज किया गया। वहीं अब करीब 100 बसें महामाया फ्लाईओवर से नीचे खड़ी हैं। साथ ही कार्यकर्ता मजदूरों तक बसों को पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को फिर से चिट्ठी लिखी। 19 मई को लिखी चिट्ठी के जरिए कहा कि हम सुबह से बसों के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर खड़े हैं। हमने नोएडा गाजियाबाद की तरफ चलने की कोशिश की तो आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया। पुलिस ने यूपीसीसी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ दुर्व्यवहार कर गिरफ्तार किया। श्रमिकों की मदद करना हमारा पहला ध्येय है। हमें अपनी बसों के साथ यहीं मौजूद हैं और बुधवार शाम 4 बजे तक रहेंगे। प्रवासी श्रमिकों के कष्ट को कम करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए खड़ी बसों को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एंट्री हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर प्रियंका से मध्य प्रदेश मॉडल देखने की नसीहत दी है। शिवराज सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। बसों पर जारी सियासी तकरार अभी थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के लिए बस का मुद्दा साख का सवाल बन गया तो यूपी सरकार मजदूरों के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये सियासी रार कहां जाकर थमेगा कोई नहीं जानता। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका सीधे तो बता दें आपको तकरार जारी है। अब आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं मध्य प्रदेश के, सुबह इसमें आ चुके हैं। हम सुबह की अपडेट बता देते हैं आपको। शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का मॉडल क्यों नहीं कांग्रेस को दिखाई देता, प्रियंका गांधी वाड्रा को दिखाई देता, मध्य प्रदेश इतना बढ़िया चल रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मोर्चा संभाल चुके हैं, हमने आपको बताई दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती मोर्चा संभाल चुके हैं, ट्वीट कर दिया, बोला नूरा कुश्ती है। आदित्य सिंह आ चुकी हैं इस फ्रेम में। और अब आगे क्या होगा, कांग्रेस की तरफ से क्या पलटवार होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी भी अभी सुबह से कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई बात नहीं किया है। उनका क्या रुख है ये भी देखना, उनका क्या रुख होगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रघुनंदन सिंह भदौरिया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। स्वागत है आपका भदौरिया साहब। राजीव उपाध्याय बसपा के समर्थक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है राजीव उपाध्याय जी। मदन मोहन शुक्ला हमारे साथ में मौजूद लाइव से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है मदन मोहन जी। और दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। मलिन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजशास्त्री हैं, उन आपका स्वागत है मलिन जी। और मनोज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज मिश्रा जी। सीधा रुक करेंगे रघुनंदन सिंह भदौरिया साहब का। भदौरिया साहब, ये रार कहाँ रुकेगी जा करके? ये रार नहीं है, ये जबरदस्ती की तकरार है प्रदीप भैया। जब आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो केवल चिल्लाने लगता है। ये नहीं देख रही हैं प्रियंका जी और हमारे इस प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष लल्लू भैया, हम इनके साथ विधायक रह चुके हैं। अरे ये तो सोचो कि जो अच्छा कर रहा अच्छे की तरफ खड़े हो जाओ तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, आपकी सरकारों ने क्या किया है ये हिंदुस्तान जान चुका है।
और आज आप बताना चाहते हैं कि हम 1000 बस लेके खड़े हैं। अरे आप 1000 बस में 460 तो वो निकल रही हैं अपने आप में। आपका चश्मा और आपका दिमाग पूरी जनता जान रही है। काम ऐसा करो जो समाज का है। इस समय सकारात्मक काम करने की ज़रूरत है। हर मजदूर इस देश का है, हर मजदूर अपना है, अपना भाई है। इस समय पार्टी नहीं, इस समय ज़रूरत है हमें उन ज़रूरतमंद भाई बहनों को जो कहीं न कहीं फंसे हुए हैं घर तक पहुंचाना है। लेकिन हंसी का पात्र बन रहे हैं आप लोग। आप कह रहे हैं हम 1000 बस लिए खड़े हैं। 1000 बस की जरा हमको ये बताइए कितने दूरी में खड़ी है, कितनी लंबी लाइन लगाए खड़ी है। कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक तो लंबी बात बोल रहे हैं, ऊपर से 460 बसें ऐसी हैं जो टेम्पो में हैं, जिनकी परमिट नहीं है, जो खड़ी हैं, जो डूब गई हैं, जो खत्म हो गई हैं। ऐसा एक पत्र बनाकर आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस इसीलिए समाप्त होती चली जा रही है। इस देश में अंग्रेज राज किया करते थे, कांग्रेस ने उनकी व्यवस्था बना ली है झूठ बोलने की। मैं बताना चाहता हूं प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है वो अपने प्रदेशों में पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है आने जाने वालों को। आप देखिए कानपुर के बारे में आप जानते हैं। लगातार मैं बधाई देना चाहता हूं कानपुर के प्रशासन डीएम साहब को, मैं कानपुर के डीआईजी साहब को और कानपुर के आरटीओ साहब को, जो लगातार बसें हमारे रामा देवी पुल पर जहां मेरा पूरा कैंप लगा है, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। उन जरूरतमंद लोगों को भोजन से लेकर पानी और व्यवस्था दे रहा हूं। तो मेरा कहना है कि आप आंखों से देखो काम जो कर रहे हो, दिमाग से देखो। दोबारा से बाकी और लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, ठीक है? आएंगे दोबारा से। मदन मोहन शुक्ला जी का रुख करेंगे। मदन मोहन शुक्ला जी, आप फर्जी की राजनीति कर रहे हैं, बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कांग्रेस को इस पे माफी मांगना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, सरकार अपने कर्तव्य निर्वहन में हर मोर्चे पर फेल है। आज 1 लाख से अधिक हो गए कोरोना पीड़ित हो गए। आज पूरे प्रदेश में न ये सुरक्षा किट उपलब्ध करा पा रहे हैं, न लोगों को दवा मुहैया करा पा रहे हैं। मजदूरों को, लोग मर रहे हैं मजदूर। अभी इतनी अगर जांच किया होता, इतनी चिंता होती जांच की, तो डीसीएम में भर करके, ट्रक में भर के जो लोग आ रहे हैं भूसे की तरह, उसकी जांच करते तो लोग न मरते। इतने लोग मर गए। आज कंटेनर लोग भर के आ रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर भर के आ रहे हैं, लोडर में भर के आ रहे हैं। आज आपको इतनी चिंता होती, कांग्रेस ने जो बसें दी बॉर्डर पे खड़ी, पहले उनको भरवाते आप, फिर जो कम थी वो भी देने के लिए तैयार बताते। जो एजेंसी से नंबर मांगा जाए तो वो पूरी बसें देने के हमको तैयार, क्योंकि हमारा एडवांस वहाँ पे है, हम पूरी बस आपको दे रहे हैं, तो आप उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। अरे जो पैदल लोग आ रहे हैं, पहले उनको उन बसों में बैठाल के पहुंचाइए और फिर बताइए कि आपकी 889 हो गई, 100 कुछ बाकी, वो भी अब देते हैं। आप बताइए 1000 की जगह हम 1200 दे देंगे, 1500 देंगे। लेकिन सरकार को जो अपना काम करना चाहिए, जो सरकार का जो अपना दायित्व है, वो निर्वहन करने की बजाय केवल मीन मेख निकाला। अगर विपक्ष कोई सहयोग कर रहा है तो बजाय तारीफ करने को उसकी कमियां निकालना, उसको गिरफ्तार करना, गरीब मजदूरों को जो पैदल आ रहे हैं उनको लाठियों से लाठी डंडा मारना, जो गरीब मजदूर आ रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था न करना। आज ये सब बातें जो हो रही हैं, आज बड़े मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, उनके यहाँ जो राशन की किट दी गई 10 किलो आटे की जगह उसमें 8 किलो निकला। ठीक है, आपके स्कूल में, स्कूल में आपने खुद ही देखा था, जहाँ पूरा दलिया और दूध दिया जाता, वहाँ नमक रोटी दी जा रही है। आज ये पूरे जो आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया वो बिल्कुल ठीक है। मदन मोहन जी, दोबारा से आपके पास आएंगे, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आपने जो, ठीक है मदन मोहन जी, समय कम है, आप आएंगे, आप मजदूरों दोबारा से आएंगे। राजीव उपाध्याय जी की स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश के लाखों लोग इकट्ठा हैं, आप उनके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। बसें हमारी खड़ी हैं, भरवा नहीं पा रहे हैं। अरे आप राजनीति मत कीजिए। मदन मोहन जी, आपके पास समय कम है, आपका समय समाप्त हो गया, गरीब की, ठीक है, ज्यादा ही समय दे दिया। राजीव उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? बस पर रात चल रही है और तकरार भी बढ़ रही है।
बड़े भाई, मैं चर्चा भी देख रहा हूँ, ट्वीट भी देख रहा हूँ, कई दिनों से जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं खबरें वो भी देखी जा रही है। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत वहाँ है कि हर आदमी नूरा कस्ती में लगा है कि मैं राजनीति कर लूँ तो मैं राजनीति कर लूँ। और ये समय जो है ये न तो राजनीति का समय है और न बहस का समय है। हम लोग अगर टीवी टेलीविज़न पे आकर के बहस भी कर रहे हैं और जनता अगर पब्लिक सुन रही होगी तो यही कह रही होगी कि व्यर्थ का बहस चल रहा है। हम मदन मोहन जी अभी चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, बड़े भाई हमारे रघुनंदन भदौरिया जी। मैं सबकी बातें अभी सुन रहा था। मदन मोहन जी से कहूँगा कि अपनी पार्टी को समझावें कि ये नूरा कश्ती का खेल खेलने की जरूरत नहीं है। आपके पास 200 बसें हैं या 2 बसें हैं, जिस जनपद को आप देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से आपकी नहीं बनती है, आप न बताइए। आप वहाँ के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करिए, आप वहाँ के सीडीओ से संपर्क करिए, उनको बस हैंड ओवर करिए कि इस पे ये 100 बसें हमने दिया, आप ले जाइए। अब चूंकि बस का क्या है, एक मुद्दा है कि आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक दूसरे से बड़े बनने की एक ओछी राजनीति का नूरा कश्ती का खेल हो रहा है। निश्चित तौर पे ये बसें क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं ये तो समाचार माध्यमों से आ रही हैं, आप लोग बता रहे हैं वो हम लोग सुन रहे हैं कि 400 बसें खड़ी हैं कि 200। अभी रघुनंदन भाई कह रहे थे कि 1000 बसें लेकर के कोई ट्वीट कर रहा है प्रमुख सचिव गृह साहब को कि 1000 बसें लेकर मैं गाजियाबाद में खड़ा हूं। निश्चित तौर पे 1000 बसों को अगर हम कानपुर में लाइन पे खड़ा कर दें तो भौती से लेकर उन्नाव के बॉर्डर तक खड़ी होंगी बसें। और ऐसा नहीं कि प्रशासन के आंखों में धूल झोंको, प्रशासन को दिखेगा ये सारी चीजें। तो 1000 और 2000 बसों का बड़बोलापन बोलना, एक दूसरे से कहना, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत भाई साहब आज ये है कि आप रोड पे खड़े हो जाइए, कहीं पे भी। हम लोग रामा देवी के आसपास में रहते हैं, चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, दिन भर में 5 लाख लोगों को हम लोग देखते हैं कि पदयात्रा वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कर रहे हैं। उसमें पदयात्रा भी कर रहे हैं, उसमें वो निश्चित तौर पे कर रहे हैं कि डीसीएम में जा रहे हैं और टेम्पो में जा रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले तक ये स्थिति थी। अभी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम को आदेश नहीं दिया था तब तक ये दिक्कतें थी कि हर स्तर पे जो है टेम्पू बस जिसको जो साधन मिलता था वो लेके जाता था। अभी इसमें मैं कहूंगा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा सा देर किए हैं। समय समाप्त हो गया आपका, दोबारा से आपके पास आएंगे। ठीक है आएंगे दोबारा से। मणिन जी का रुक कर लेते हैं। मणिन जी क्या कहेंगे आप? एक और मजबूर है सड़कों पर निकलने के लिए, दूसरी ओर ये तकरार चल रही है। आप तो समाजशास्त्री हैं, क्या कहता है आपका समाज? देखिए, इसके बारे में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा गैप जो हमारे जनतंत्र का है उसको दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हाई कमिश्नर का ये कहना है कि कोरोना महामारी न केवल हमारे मेडिकल के इंतजामात का परीक्षा कर लेगी, न केवल हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा करेगी, बल्कि ये सबसे ज़्यादा परीक्षा करेगी हमारे मूल्य और सिद्धांतों की। और आज के हमारे जो राजनीतिक मूल्य हैं, जिनको इस आपदा के समय में बहुत मजबूती से खड़ा होना चाहिए, वो हमें नहीं दिख रहा। आप अगर दो माननीय व्यक्ति अभी बोल रहे थे और इनकी भाषा पे गौर करें तो जनतंत्र की जो तस्वीर आपके सामने आएगी, वो कह रहे हैं मेरी सरकार, वो कह रहे हैं उनकी सरकार। भाई सरकार जनता की होती है। राजस्थान की बसें राजस्थान की जनता के पैसे की हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि लोकतंत्र का भारत में जो विकास हुआ वो एक आयातित प्रक्रिया थी। राजनीतिक समाजीकरण जनता का था नहीं। हमने एक साथ 15 अगस्त 1947 को कहा कि हम जनतंत्र हो गए, सबको मताधिकार मिल गया। तो रजनी कोठारी ये बताते हैं कि लोगों ने कहा कि भाई इसको शॉर्ट में कैसे किया जाए, तो कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे हमने उन इकाइयों को कर लिया और हमने जो राजतंत्र के गुण थे उनको भी अपना लिया। लॉजिकली हम किसी बात का नहीं करते हैं या कहीं पर तानाशाही हो गई पार्टी में, तो उसके खिलाफ कोई नहीं, कोई एक राजनीतिक समाजीकरण नहीं। और आज तक राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े रैली जलसे करते हैं, लेकिन कभी भी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ नहीं किया। ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर इनके स्थानीय स्तर के सभासद हर पार्टी के हैं, ऐसा नहीं छोटी से छोटी पार्टी का भी स्थानीय स्तर पर नेतृत्व है, उस स्तर पर अगर ये मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है, इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं थी। बात बात पे राजनीतिक पार्टियां रात को आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। इस मुद्दे पे 3 दिन से कोर्ट नहीं पहुंच पाई है। इसका मतलब दोनों तरफ की खामियां हैं, दोनों को मालूम है कोर्ट से हमें फटकार मिल सकती है, इसलिए सिर्फ जनता के दिखावे के लिए हो रहा है। और भावना जो है वो कुछ ऐसी नहीं है। अगर मदद करने की भावना हो तो राजस्थान की बसें हैं। राजस्थान में आपदा के बारे में एक बहुत पुरानी संस्कृत में कहावत है कि भीषण गर्मी में राजस्थान की मोर के पंख के नीचे सांप विश्राम करते हैं। जो नैसर्गिक शत्रु हैं वो भी आपदा में मिलकर काम करते हैं। तो ये जो हमें दिख रहा है वो क्या है? आप फिर से कहेंगे मैं महात्मा गांधी की तरफ जाना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर आपदा में काम किया था। तो
तो शायद कांग्रेस और बीजेपी का संबंध गांधी जी और अंग्रेजों से ज्यादा खराब पोजीशन में नहीं है। ये आपने बहुत मार्क की बात की कि कम से कम अंग्रेज और गांधी जी से ज्यादा खराब पोजीशन। मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, क्या कहेंगे आप इस तकरार के बारे में? प्रदीप जी, दरअसल दो पार्टी प्रवक्ता हैं, भाजपा और कांग्रेस। विगत 2 दिनों में बस को लोग जिस तरीके आमने सामने हैं, मजदूर मजबूर पे इस पर थोड़ा सा सवाल, इनके सवालों का जवाब भी देना चाहूंगा। अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति याद आती तो सुकमा छत्तीसगढ़ या जो 10 लाख मजदूर रजिस्टर्ड करा चुके हैं पंजाब में कि उनको अपने घर जाना, उनके लिए बसें कहाँ हैं। दरअसल इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में, राजनीतिक मुद्दों के बीच में फंस रहा, पिस रहा, मर रहा सिर्फ मजदूर। और उस संवेदनशीलता को किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर कानपुर में इतना ही सबसे बेहतर है तो मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली से लेकर के धनबाद तक आप जाइए हाईवे पर, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से नाश्ता गास्ता आपकी सेवाओं को प्यार करते हुए मजदूर चल रहा है। अरे भदौरिया साहब, बहुत बदतर स्थिति है। लोग चलने के लिए, लोगों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। और मान लेते हैं बसों की संख्या उत्तर प्रदेश में कम नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में, हम जानते हैं कि जब आप महाकुंभ में इतनी हजारों बस लगाकर सारी चीजें ठीक कर सकते हैं, तो इस महामारी में भी बसें आपके पास थी। और रही बात कांग्रेस को, अगर 500,000 बसें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को देनी थी, तो कोटा में फंसे हुए बच्चों के लिए क्यों नहीं उनको याद आया कि उनको घर पहुंचाया जाता है, या पंजाब से लोग क्यों नहीं पहुंचाने का काम किया गया। मैं चाहूंगा राजनीति बंद की जाए, इससे थोड़ा उठ करके इस महामारी, कोरोना महामारी बीमारी के बाद बिडबिंद कोरोना जो मजदूर आज मर रहा है, उसकी मदद करिए, संवेदनशील होइए। आपकी सरकारें प्रदेश में भी हैं, केंद्र में हैं, बहुत अन्य राज्यों में भी लोग सरकारें हैं। और अगर सवाल उठाएंगे तो फिर कर्नाटक पर भी उठेगा सवाल, महाराष्ट्र पर भी उठेगा और केरल पर भी उठेगा। ठीक है, सब जगह सवाल जी बिल्कुल उठेगा। तो आईना सामने रख करके मजदूरों की मदद करें। आरोप प्रत्यारोप बाद में करते रहेंगे। मुझे पता है कि बिहार और बंगाल और आसाम के चुनाव लोगों के सामने है, तो मजदूर फिर वोटर बन जाएगा। वोटर पहले भी था, लेकिन वो विकास की रीढ़ की हड्डी था। कंस्ट्रक्शन से लेके आईटी सेक्टर में उसी ने काम किया है। दोबारा आपको हाथ पैर जोड़ के फिर उसको बुलाना पड़ेगा। इन महानगरों की जो पहिया है बिना मजदूर के नहीं चलेगी। मदद कीजिए, यह अनुरोध आप लोगों से। ठीक है। रघुनंदन जी, सवाल यह है कि कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि 479 बसें ठीक है, मात्र 68 बसें खराब हैं, फर्जी हैं। और आज अचानक से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कह रहे 460 बसें फर्जी हैं। कल क्या ढंग से जांच नहीं हो पाई थी क्या? नहीं, ऐसा है प्रदीप जी। देखिए, आप जानते हैं सरकारी तंत्र जो है वो पूरी जांच करता है। व्यवस्थित व्यवस्था के अंदर जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम ने कहा है, आप ये निश्चित समझ लीजिए कि हर चीज़ की जांच इतनी जल्दी नहीं होती है। बराबर जांच हो रही है और जांचों में जो खामियां आई हैं वो आपको और समाज को बताने का कार्य किया गया है। और स्थिति ये है कि इस समय जैसे हमारे समाज से शास्त्री भाई ने, हमारे ने कहा, तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, 2 उदाहरण भी दिए। हम भी जब छोटे हुआ करते थे, दाई हमारी बताया करती थी, बेटा जब बुरा समय आवे तो जो भाई भाई आपस में लड़ते हो या खेल में लड़ जाते हो, 1 सेकेंड सुन लीजिए, 1 सेकेंड। बात ठीक है, ये बता दीजिए, सुन लीजिए। जनता ये जानना चाह रही है, मजदूर ये जानना चाह रहे हैं कि ये बसें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो कहा करती थी कि जब कभी बाढ़ आती थी तो बाढ़ में सांप और नेवला भी आपस में नहीं लड़ते थे, एक छप्पर में बैठ के जाते थे। आज समस्या कोरोना की बीमारी की है। आज देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी कोरोना की बीमारी को बचा लिया है, आज उसका समर्थन नहीं करेंगे, ये उसके प्रति बोलेगी भी नहीं। लेकिन अपनी राजनीति कैसे पक्की हुई जाए छूछे दिखावे में ये कर रहे हैं। अरे भाई, इस समय सकारात्मक बात करो, जो आप कर सकते हो वो करो, जो सहयोग कर। मैं लगा हूं, मेरा कैंप लगा है, हम भी सहयोग कर रहे हैं। बहुत से हमारे कानपुर के एनजीओ के, बहुत से टेनरी वाले, बहुत से हमारे जो जिनको ये चाहत है कि कोई चप्पल, कोई भोजन, कोई केला, कोई हर चीज दे रहे हैं। आप 1000 ट्रेन चला रहे हैं, दावा है आप लोगों का कि 1000 ट्रेन से आप लोगों को ला रहे हैं, 27,000 बसों से ला रहे हैं, जिसमें 12,000 यूपीएसआरटीसी की हैं, 15,000 प्राइवेट बसें हैं। तो अगर 1000 ये भी बस ले लेते तो क्या दिक्कत होती? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर इतना भारी भरकम इंतजाम है तो मजदूर सड़क पर क्यों है? देखिए प्रदीप जी, आप भी जानते हैं इतनी संख्या में
मजदूर जो हमारे दूसरे प्रांतों में गए थे, आज जो वापस आ रहे हैं, इतनी संख्या में हमारे पास व्यवस्था बिल्कुल ना है, ना हो सकती है एकदम। लेकिन व्यवस्थित जिस प्रदेश में है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको सुरक्षित रखें, उनको व्यवस्थित रखें, उनको व्यवस्थित करके उनके भोजन और उनके रहने की चिंता करें और धीरे धीरे उनको सहयोग से निकालें। ये लोग तो ऐसा है कि एकदम ऐसे छोड़ दिया कि ना उन्हें भोजन दे रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। बेचारे कह रहे हैं कि 5,000 रुपया हमने ट्रक वाले को दिया है। अब ट्रक वाले ने 100 सवारी बैठा ली और उसने 5 लाख रुपया जेब में धर लिए। रास्ते में अगर पुलिस उतार दे तो वो मर गए। समस्या इस बात की है, गरीब को मार रहे हैं ये। अब कह रहे हैं राजस्थान महाराष्ट्र के, हम लोग बैठे हैं कानपुर में, सारे लोग दिखते हैं, सारे लोग आते हैं, कहीं न कहीं कौन मार रहा है रघुनंदन जी? मैं लेकिन गरीब भूखा नहीं चल रहा है। जितना भी रोड पर है, गरीब सबको सब चीज मिल रही, चप्पल भी मिल रही है, भोजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, उसको व्यवस्थित बच्चों के लिए दूध भी मिल रहा है। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस देश के लोगों ने जो काम करते हैं, उन्होंने गरीबों के लिए पिटारा खोल दिया। मैं इसमें कहना नहीं चाहता हूं हर पार्टी का साथ होगा, हर जन समुदाय का साथ होगा, लेकिन इनसे ये कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से, नेतागिरी मत करो, कोरोना से, बीमारी से बचो और देश को बचाओ। बसें हैं तो जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा है कि बसें आप दे दीजिए, बहुत आप दे सकते हैं। ब्रेक लेंगे भाई जी, आएंगे, ब्रेक लेना पड़ेगा रघुनंदन जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि और जब ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि ये राजनीति आखिर कब तक चलेगी, जब इतने भारी भरकम इंतजाम है। 1 जून से बस चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है, माफ करिएगा, 200 ट्रेनें रेगुलर चलेंगी और बसें, हजारों बसें चल रही हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 1000 ट्रेन वो हर दिन लेके आ रही है और 27,000 बसों के द्वारा सबको ला रही है। जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन कराया जा रहा है, उनको फूड के पैकेट दिए जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। अब जब इतनी भव्य व्यवस्था है और कांग्रेस का भी दावा है कि वो सब कुछ करी, मायावती करी कि हमने किया, सपा करी हम 1 लाख रुपया दे रहे, मुआवजा दे रहे हैं, तो सवाल ये कि मजदूर मजबूर क्यों, सड़कों पर क्यों है, सवाल सबसे बड़ा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम रुक करेंगे मदन मोहन शुक्ला जी का। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। मदन मोहन शुक्ला जी, आपसे सीधा सवाल ये है, आप मदद करना चाहते हैं मजदूरों की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई राज्यों में आपकी सरकार है। सीधा सवाल ये है, आप वही के अगर लोगों को मदद कर देते तो उत्तर प्रदेश में ये तकरार की नौबत ही ना आती। और जो क्या इससे क्या ये माना जाए कि जो बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि आप दोनों धींगा मुष्टि कर रहे हैं,
राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदीप जी, सबसे अधिक लोग अगर कहीं मर रहे हैं और कहीं सड़कों पे हैं तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में इनमें सब ज्यादा संख्या है। अगर हमारी पार्टी ने हर जगह कर रही है, चाहे राजस्थान, सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई मर रहा तो महाराष्ट्र और गुजरात में मर रहा है। महाराष्ट्र में अगर उत्तर प्रदेश में, हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में मर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सड़कों पे लोग ज्यादा जो निकले हैं हाईवे में, वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। मेरा निवेदन ये है कि आज 3-4 दिन से बसें खड़ी हैं। अगर हमने अनुरोध किया कि आपके पास बसें नहीं हैं, पैदल आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं है, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, हुई थी क्या? लोडर में जो आ रहे हैं वैधानिक थी, उसकी क्यों नहीं जांच हुई थी? क्या डीसीएम से जो आ रहे हैं मदन मोहन जी, वो डीसीएम से चल रही है, महाराष्ट्र से आ रही है 25 थाने पार करके। डीसीएम और ट्रक में टक्कर होगी। प्रदीप जी, जरा मदन मोहन जी से एक सवाल पूछने दीजिए। मदन मोहन जी से एक सवाल पूछिए कि जो महाराष्ट्र से गाड़ी, सवाल पूछने दीजिए मदन मोहन शुक्ला जी। मेरा सवाल, रघुनंदन जी एक मिनट रुक जाइए। मदन मोहन शुक्ला जी, मेरा सवाल यह है, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बाकी जहां पर आपकी सरकारें हैं, पंजाब, वहां के सारे लोग अपने घरों में, सारे मजदूर अपने घरों में पहुंच चुके हैं? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। राजस्थान वाले राजस्थान के काम, पूरे देश की बात करिए। आज उत्तर प्रदेश नहीं अलग हुआ पड़ा है, पूरे देश के लोग आज चल रहे हैं। मदन मोहन जी, प्रदीप जी हैं आप, हाँ, रघुनंदन भदौरिया जी, पूरे देश में केवल अप्रैल महीने में 6 करोड़ लोगों के नौकरियां गई हैं। ये राजीव उपाध्याय जी कह रहे हैं, बसपा नेता, मैं नहीं कह रहा हूँ। नौकरी की बात 4 महीने बाद किया जाएगा इसी चैनल पे प्रदीप जी के साथ बैठ करके। 6 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं। मदन मोहन जी, मदन मोहन जी, आज वाला जो डिबेट का चर्चा है उसी पे कर लिया जाए। रघुनंदन जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है भाई, जो मजदूरों की मजबूरी का मुद्दा है। जो महाराष्ट्र से, राजस्थान से लोग चल रहे हैं मदन मोहन जी, और उनको लोडरों पे डाला जा रहा है, उनके बारे में आप अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। जी बताइए। आप अपने प्रदेश राजू जी को सवाल पूछ रहे क्यों नहीं पहुंचाते हैं? जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है उसको सुरक्षित क्यों नहीं पहुंचाते हैं? अगर हमने बस दिया हुआ है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? 4 दिन से खड़ी हुई हैं, जो कम और लेते। मदन मोहन जी, आप ट्रक में लोगों को आने देते हैं, उसकी जांच नहीं करते हैं। मदन मोहन जी, एक चीज मैं पूछना चाहता था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बड़े भाई सुन लीजिएगा जरा, एक मिनट सुनिएगा। राजीव उपाध्याय बसपा के समर्थक है, वो सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मदन मोहन जी सुनिएगा, जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो भी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के ही वासी हैं। उनके बारे में आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, बड़े बड़े डंफरों से उनको लाद करके भेजा जा रहा है। पैसा वहीं एक मुश्त एक गाड़ी होल्डर को दिलाया जा रहा है कि 1500-2000 रुपया पर हेड दे दीजिए। बीच रास्ते में अब मजदूर के पास पैसा नहीं बच रहा है। झांसी में आके कलेक्टर साहब सारे लोगों को उतार दें, अगर उस गाड़ी से, सुनिएगा पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, तो वहां की सरकारों से कम ये अपेक्षा करें। आप जवाब सुन लीजिए। आप लोग वहां तो कहिए कि उनको रोका जाए, उनको बस से भेजा जाए। अरे ठीक है, छोटा सवाल पूछे राजीव उपाध्याय जी। जी सुनिए, राजू जी, छोटा सवाल पूछिए। जी भाई साहब, जी जवाब दे दीजिए। मैंने सुन लिया। आप डंपर से, ट्रक से और डीसीएम से कहीं महाराष्ट्र में लोग नहीं मरे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में मरे हैं। आ तो रहे हैं ना भाई साहब वहां से, जो इल्लीगल तरीके से ट्रकों में लटके, डंपर में लटके, डीसीएम में लटके, जिनकी क्यों नहीं जांच कराई गई? क्या ट्रक से भर के आना चाहिए?
सोशल डिस्टेंसिंग क्या हो रही है? इससे कोरोना नहीं फैल रहा है। ठीक है, बीमारी मदन नहीं मोहन फैल रही जी, है। एक- क्या आप उत्तर जी। प्रदेश को, पूरे देश को बर्बाद करने का मदन मोहन जी, ठेका लिए? रुकिए। आप मदद राजीव करने- उपाध्याय मदद जी, करने के आप ही नाम के पे पास आ रहा हूं। आप लोगों की जिंदगी के ठीक साथ है। खिलवाड़ कर रहे हैं और कोई जिम्मेदारी का वहन नहीं करते हैं। ऊपर से विपक्ष ठीक पर है। आरोप लगाते हैं। कांग्रेस अगर मदद कर रही खाने ठीक के है, लिए, मदन मोहन जी। ट्रक के लिए, तो ठीक उसने है। आपको एक्स्ट्रा मदद की है। आप सरकार के, जनता के पैसे के बल पर सरकार से आप मदद कर रहे हैं, अपने पैसे नहीं कर रहे हैं। आज कोई उप मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलने गया, राजीव उपाध्याय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अगर मिलने गए, ठीक है, किसी मदन को मोहन जी, उससे एक मिनट रुकिए, उसको भिजवाया, आपके उसको पास खाना आऊंगा भिजवाया, दोबारा उसको से। भिजवाया। आपका कोई नेता, ठीक है। कोई नेता ठीक है, किसी से समझने के लिए प्रयास नहीं किया कि आपकी क्या ठीक है। तकलीफ है, आपके पैरों मदन में मोहन जी, क्यों आ रहे हो छाले आपके हैं? पास। क्यों मजदूर ने भारत सरकार मदन के मोहन आदेश जी, के बाद क्यों उनके रुक मालिक जाइए, के मुझे पैसा नहीं राजीव दिया? उपाध्याय जी से क्यों? कुछ सवाल लेने हैं। आपको अगर जी, आवाज मिल रही हो, मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा भारत रुक जाइए। सरकार का राजीव जो- उपाध्याय जी, भारत आज सरकार का आपकी जो आदेश सुप्रीमो- उसका पालन जी। क्यों नहीं हुआ? आ रहा हूं, रघुनंदन भदौरिया साहब, आपके पास भी आऊंगा। राजीव उपाध्याय जी करूं। राजीव उपाध्याय जी, सवाल ये है, आज आपकी सुप्रीमो यानी कि बसपा की सुप्रीमो ने ट्वीट किया है कि दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है भाई साहब, सीधा सा मतलब है कि कोई बस, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी बस कितनी दे रही है, नहीं दे रही है, वो देखिए अभी बस आई नहीं आई, उसकी दूसरी पार्टी जांच करने लग रही है। उस पार्टी को भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि उन बसों को अगर कहीं मिल रही है तो डीएम अपने कलेक्टरों से कहें कि उन बसों को लिया जाए और उससे जो समस्या है उसको हल किया जाए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। उसी संदर्भ में बहन जी ने कहा है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आज समय है कि हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भाजपा के चक्कर में न पड़ के, हमारा एक मकसद है कि किसी तरह से मदद किया जाए। जो जिस लेवल में है, कोई 400 बसें दे सकता है, कोई 4 बसें दे सकता बता है। दीजिए, सवाल सुन लीजिए जी राजीव जी, सवाल यह है, आज पहली बार जो ट्वीट किया है उसमें मायावती ने कहा है कि वो चुपचाप लोगों की मदद कर रही हैं। भाई, उनकी मदद तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए पहली बार ट्वीट किया कि उनके लोग लगातार मदद कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, देखिए हमारे जितने माननीय विधायक, माननीय सांसद जो भी हैं, उन्होंने मदद करी। बहन जी ने जो आदेश दिया, जिला के लोगों को, जिला से लेके मंडल के लोगों तक जितनी शक्ति थी यथासंभव सब लोगों ने रोड पे आकर के मदद की, अपने मोहल्ले में मदद की। इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं मदद चल रही है। क्या कोई लेटर जारी किया अपने विधायकों और सांसदों को नहीं, और जिला अध्यक्षों को उसके लिए निकल करके मदद करें? बहन जी ने सारे विधायक, सांसद, जिला अध्यक्षों से कहा कि आप अपने अपने मोहल्ले में, कार्यकर्ताओं से कहा अपने अपने मोहल्ले को गोद लेकर के और जो गरीब है उनकी मदद करिए। और जो संभव हो सकता था हर आदमी उसके लिए निकल पड़ा है जी। इसमें कोई नहीं। और विधायकों से उन्होंने तत्कालिक, हमको तो लग रहा है कि जितने हमारे विधायक थे सबसे पहले वो कोविड-19 के लिए जो फंड देना था, अपना जो भी पैसा देना था सरकार के लेवल पे, वो दिया उन्होंने। वो चीजें, सारी चीजें उन्होंने करी। उन्होंने हल्ला नहीं मचाया, बस इतना ही काम किया। कोई शक नहीं है, सबसे पहले चिट्ठी आप ही लोगों ने जारी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ समाजशास्त्री भी मणिन जी है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मणिन जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मदन मोहन जी ने कहा कि मैं यूपी का हूँ तो इसलिए यूपी के बारे में जानता हूँ और राज्यों के बारे में नहीं। जी। तो क्या आपकी प्रियंका गांधी भी केवल यूपी की हैं? अखिल भारतीय जनाधार उनका नहीं है क्या? मदन मोहन जी बताने का कष्ट करेंगे आप? नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई यूपी की इंचार्ज नहीं, उन्होंने कहा कि वो केवल यूपी की इंचार्ज है, इसलिए वो यूपी की राजनीति करेंगे। भाई, यूपी 30 साल यूपी बेहाल है, अब यूपी को अपना प्रदीप जी, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं सब यूपी बिहार वाले ही हैं, ये भी ध्यान रखें मदन मोहन जी। जी। तो उसके बाद अगर हम उसमें काइंड में नहीं होता तो कैश में होता है। जी। और दूसरी चीज, नहीं, दिक्कत ये, अगर क्वाइन में भी कोई दे रहा तो दिक्कत क्या है? नहीं, कैश नहीं दे रहा दिक्कत तो? मैं आपको इसका उपाय बता दे जी, रहा हूँ। बताइए। आपका चैनल तो बड़ा अच्छा है जो जी। समाज के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करता है। जी। अगर आप देखें, लोकतंत्र में सरकार से ज्यादा जो है वो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक आपसे सवाल पूछना था, तो आप ही नहीं कि दान में दी हुई बचिया के दांत गिने जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिने जाते, लेकिन अगर गिने भी जाएं तो उसका एक उपाय है। हाँ। हमारे यहाँ मीडिया है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़ के काम करती हैं। ये जितनी राजनीतिक पार्टी कह रही मैं बिल्कुल राजाओं की तरह बर्ताव कर रही हैं, अरबों रुपए का इनका फंड है, जनता मर जाएगी तो उस फंड का किस काम आएगा? ये बात क्यों ना ये सारी, हमारे रघुनंदन सिंह जी हैं, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लगातार ये लगाओ। तीनों नेता अपनी पार्टी नेताओं से कहें कि तुम अपना आधा फंड दे दो और मीडिया के जनप्रतिनिधियों को और प्रबुद्ध लोगों को उसका इंचार्ज बना दो, और हम जैसा करना चाहेंगे करेंगे। क्या इतना साहस इन नेताओं में है कि अपनी पार्टी का
का पैसा दें। आपका और आपके कुछ सवाल नहीं को तो आगे एक बढ़ाते मीडिया हैं। सेक्टर मर रहा है जी। कोरोना वायरस वॉरियर के रूप में इतने मीडिया वाले मर रहे हैं, एक फंड बना के उन्हीं को ये राजनीतिक दल दे दें। आपके सवाल को आगे बढ़ते हैं, मनोज जी के पास है। मनोज जी, मनीष जी ने बहुत शानदार सवाल उठाया कि हर पार्टी के पास में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारी पार्टियों के पास में अरबों रुपए का फंड है। क्या ये राजनीतिक पार्टियां वो फंड इन गरीब मजदूरों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है? प्रदीप जी, फंड की बात तो छोड़िए, अभी मदन जी और बाकी राजनीतिक प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि हम सारे लोग लगे हुए। बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश ने बल्कि पूरे देश में कोरोना के 3 लॉकडाउन तक गिने चुने प्रतिनिधि थे जो दिखाई पड़ रहे थे, बाकी सबको कोरोना का डर था, कहीं कोई जनमानस के बीच में नहीं दिखा। इसके बहुत सारे सबूत हैं, कुछ लोगों को हम छोड़ दें, उनका नाम नहीं ले। बाकी रही बात प्रदीप जी, सबसे बिल्कुल ठीक बात है कि दरअसल आम आदमी जिस तरीके से मदद कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन 2 के बाद ये कहा गया है कि भाई अगर आप कुछ देना भी हो तो आप पुलिस के जरिए दीजिए, तो वो भी मदद लोगों को होना बंद हो गई। फिर लोगों ने वेट किया, 10 दिन तक इंतजार किया, दोबारा फिर लोग सड़कों पे आना शुरू हुए, नहीं साहब हमको इनकी मदद करनी है। तो राजनीतिक पार्टियां अपने फंड को, चुनावी मुद्दे को बाद में देख लेंगी। अगर इस समय मजदूरों की, गरीबों को, मजलूमों को, मीडिया के या जो भी लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं उनकी मदद करेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर काम होगा, बेहतर उनका प्रचार होगा और उनकी पार्टी भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये मत भूलिए, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं, चाहे वो कारपोरेट्स हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, यही मजदूर आज जो मजबूर है फिर आपके लिए लाठी का काम करेगा। अरे आज तो लाठी खा रहा है ना भाई, आज वो लाठी खा रहा है, आपके लिए लाठी यही बनेगा। जब चुनाव आएगा तो उसको थोड़ी मिठाई भी खिला दी जाएगी। क्यों चिंता कर रहे हैं आप मनोज जी, ये तो चलता रहता है। हाँ रघुनंदन जी, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो रास्ते में भटक रहे हैं, हर दिन 3 से 4 बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें कई लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? देखिए, प्रशासन सजग है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी सजग हैं। उन्होंने हर जगह पे अपनी टीम लगा रखी है। आज सब बसों पे जा रहे हैं, लगभग 80 से 90% बसों में जा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे उपाध्याय जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो व्यक्ति वहाँ से 1500, 2000, 4000 में ट्राला में बैठ के आ रहा है, अगर रास्ते में उसे आप उतार देंगे, और रास्ते में व्यवस्था हो नहीं रही है इतनी जल्दी, चूंकि जो भी बसें लगी एक सिस्टम की जगह लगी हैं, तो ये जो सरकारों ने भेजा है, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, इनके आप ये देखिए नंबर उत्तर प्रदेश के हैं कि महाराष्ट्र और राजस्थान के हैं। और ये व्यवस्था के रूप में कहीं न कहीं ढीला डबेली की जाती, किसी तरह से लोग निकल जाएं, नहीं तो और अव्यवस्थित हो जाएंगे। आज गरीब मजदूर दूसरे प्रांत में गया था, रोटी रोजी कमाने के लिए अपना सब कुछ दे आया, वहां रोक नहीं सके। गया क्यों था? रोक नहीं सके। अगर व्यवस्थित उनको रोक लेते, दूसरे प्रांत में जाते क्यों है मजदूर भाई? अरे भाई ऐसा है ना, हर प्रांत के कहीं न कहीं मजदूर इसलिए जाते हैं, कोई ईंटा बनाना जानता है, कोई लकड़ी बनाना जानता है, कोई काम, हर मजदूर में भी क्राइटेरिया है सर। केवल ईंटा गारा वाला ही मजदूर नहीं है, केवल ईंटा गारा वाला ही मजदूर नहीं है। होता क्या है, जो व्यक्ति जिस ज्ञान को रखता है वो कई प्रांतों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के लिए जाते हैं। सरकारें क्यों इतना काम नहीं दे पाती है जिससे कि मजदूरों को दूसरे प्रदेश में जाना पड़े? हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि जिला स्वयं ऐसी व्यवस्था करे कि ना तो मेरा कोई आदमी जाए, व्यवस्थित हम सब में हो जाए, प्रदेश व्यवस्थित करे। ऐसी व्यवस्था करने वाला देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सबके बीच में, उनके प्रयास जारी हैं। और विश्वास करिए, इसमें 80% मजदूर वापस नहीं होंगे। 80% मजदूर वापस नहीं होंगे। मनरेगा में काम करेंगे, यहीं के लोकल काम करेंगे। आप देखिएगा सरकार इनको व्यवस्थित रोजगार देगी, 80% नहीं वापस होंगे। और ये परेशान हो जाएंगे महाराष्ट्र के, ये परेशान हो जाएंगे राजस्थान के, जिन लोगों ने इन मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, अमानवीय कोई साथ नहीं दिया है, आज परेशान होकर आ रहे हैं। आपको लगेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार संपूर्ण रूप से इनको व्यापार देगी, संपूर्ण रूप से इनके परिवार को, और लगातार राशन के द्वारा। ठीक है, अच्छे नेता है, अच्छा बोलते हैं,
अच्छे वक्ता मेरा एक सवाल है, मनोज मिश्रा एक सवाल दिन पूछ का रहे हैं। जनता कर्फ्यू पहले लॉकडाउन के बीच में इन श्रमिकों की वापसी की बात पे कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है, जिसके लिए ट्रेन या बस की इतनी बड़ी आफत या आपातकालीन व्यवस्था को करनी पड़ी पूरे देश और राज्य में, क्या कोई भूल हुई है क्या? देखिए, आप एक बात, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं और आप ज्ञान का भंडार हम सबको दे रहे हैं, और ये सत्य है कि आप भी जानते हो व्यवस्था में व्यवस्थाएं होने में समय लगता है। ये कोई तिलिस्मी का राज नहीं, तिलिस्मी का राज कि तुरंत कह दिया हो गया। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी सरकारें कर रही हैं, केंद्र की सरकार इतनी योजनाएं देती है, 20 लाख करोड़ का इस देश को व्यवस्थित व्यवस्था करने के लिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सारी व्यवस्था करती है। आप इस व्यवस्था में भी मनोज जी की एक बात को तो मैं समर्थन करूंगा, 10,000 वाले को 50,000 तक बगैर गारंटी के पैसा मिलने लगा है। और एक बड़ी बात है, जो हमारा व्यापारी 2 करोड़ रुपया तक का, 200 करोड़ रुपया तक का, अब मेरे यहाँ का देश का व्यापारी काम करेगा, अब दूसरे देश के काम नहीं करेंगे। 200 करोड़ का काम हमारे देश का करेगा, यही कमाएगा, यही खिलाएगा, मजदूरों को बनाएगा और मजदूरों को नौकरी भी देगा। लेकिन 2 लाख है प्रधानमंत्री जी ने ये योजना 2 लाख वाले ज्यादा हैं, 200 करोड़ वाले कम हैं। बड़े भाई से ये भी मैं कहूंगा, वन नेशन, कहीं भी चले जाइए, आपको हर राशन, यहाँ का राशन ध्यान देने की जरूरत है। आप जाइए तो राजस्थान में मिल जाएगा। एक बड़ी बात है, सरकार कर रही है, आने वाला मदन मोहन जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मदन मोहन जी तो केवल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, महाराष्ट्र के लेबर आ रहे हैं, राजस्थान के लेबर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लेबर आ रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। अरे भाई, ये कांग्रेसी हैं, मनोज जी की बात में थोड़ी सी सहमति जरूर करूंगा। बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ये मत भूलो कि लेबर हैं कहाँ के। ये कहो उत्तर प्रदेश संभाल रहा है, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने संभाल लिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो संभाल के दिखा दिया है, आप सबको अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। उत्तर प्रदेश के नेता राजस्थान में जाकर अपनी वाहवाही लेना चाहते हैं, और 460 बसें जो हैं वो क्या है आप जान रहे हो। एक एक्सीडेंट हो गया तो लेबरों को तो छोड़िए, भगवान जाने सरकारें देखेंगी, लेकिन बस वाला तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और अपने ऊपर लड़ते लड़ते केस मर जाएगा, चला जाएगा, तब भी खत्म नहीं होगा। याद दिला दूं आपको। जी सर, रुक जाइए। हाँ राजू जी, अपनी बात रखिए। हमने कहा, हम जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे अभी बात, उनसे मैं थोड़ा बहुत तो सहमत जरूर हूं कि कहीं ना कहीं त्रुटि, अगर 2-4 दिन पहले ये जो ट्रेन वाली आ रही है बातें, जो जिस बारे में वो कहना चाह रहे थे, खुल के नहीं बोले बड़े भाई मेरे, वो कहीं ना कहीं तो त्रुटि दिख रही है। आज आप भी प्रदीप जी सोच रहे होंगे, और बड़े भाई हमारे रघुनंदन भदौरिया भी घर में बैठे सोच रहे होंगे, चैनल पे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पार्टी का मामला है। कम से कम मायावती बहन जी आप तो जगी, आज तो आपको लेटर दिया, आप तो अपने विधायकों को कह दिया, अभी तक सांसदों को कह दिया, इसके पहले तो कोरोना से डर रहे थे। इस बात हम नंबर हम लोग पहले व्यक्ति हैं, माननीय विधायक जी, हम लोग पहले व्यक्ति हैं, हमारी पार्टी की नेता पहली है जिन्होंने सारा फंड अपना योगी जी को कोरोना जो भी था जनता बीच में मेरे जैसा दिया, पर डे निकला है, और प्रमाण है। और बताओ, आज इतना दबाव ना होता तो बड़े भाई लगातार बसें न लगती, अगर औरैया वाली घटना अभी ना होती तो और बसों की देर होती और दिक्कतें होती रोड पे, इसमें कोई दोरा नहीं है। विधायक जी बैठे हुए, मैं गुरेज नहीं कर रहा हूँ, सही हकीकत बात है, करता हूं कि नहीं कर रहा हूं। विधायक जी हमको खुद दिखते हैं, रामादेवी पुल पे दिन भर बैठे रहते हैं, शाम को तो बहुत देर रात तक रहते हैं। और धन्यवाद दूंगा मैं कानपुर के अपने समाज सेवियों को, जो एनजीओ चलाते हैं या जो छोटे छोटे लोग। भाई साहब, हम बतावें आपको, 5-5 बोरी पानी लेके लोग घरों से निकल के आए हैं, उनकी क्षमता वही थी। तो ये मदद, बहुत बड़ी मदद हुई कानपुर के अंदर। बिल्कुल ठीक करे, तो ये चीजें है। ठीक और एक चीज कह दूंगा, एक चीज और कहूंगा भाई साहब, चाहे मदन मोहन जी हो, चाहे माननीय विधायक जी की पार्टी हो, मदन मोहन जी की पार्टी हो, इस समय हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बसें गिनवाने की जरूरत नहीं है। जो मजदूर आता है उसको पुराना जूता, नया जूता और मदद करने की जरूरत है। बस इतना कहेंगे, भारत का बेटा है, भारत का लाल है, कुछ नहीं कहेंगे। इस समय जो नूरा कश्ती हो रहा है उसको खत्म करिए। नूरा कश्ती का दिन नहीं रहा, अभी 1-2 महीना इसमें लग जाइए, उसके बाद नूरा कश्ती फिर करिएगा। जी देखिए,
ठीक है मदन मोहन जी, अब क्या करेगी कांग्रेस? भाजपा करेगी कि आपको माफी मांगना चाहिए? सब लोगों को जी अरे ये माफी तो इनको मांगनी चाहिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और ट्रकों और बसों में, ट्रकों और ठेले में भर कर लोग 460 बगैर फिटनेस की बसें हैं, इस पे भी हमें को माफी मांगना चाहिए। 460 आप कहो ना कि नहीं है, चैनल पे बोलो ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभी रघुनंदन भदौरिया जी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की सभा में कहा था, इसी पहले लोकसभा के, कि मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनता है मजदूर हवाई जहाज पे चले। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मदन भैया, पैदल भी चलना, ट्रेन में चलना, उसके लिए आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। कहाँ राजनीति आप ले जा रहे हैं? परेशान हो गए। अरे आज की चर्चा कर लीजिए, फिर किया जाएगा चर्चा। आज जो मदन मोहन जी आज की चर्चा करिए, प्रधानमंत्री जी की वो बातें भूलिए। सालों में हम लोग आज कोरोना के विषय में के विषय में चर्चा है, चर्चा पे भाग लीजिए। ये कहाँ घोषणा पत्र पे जा रहे हैं माननीय मदन मोहन जी, आज की चर्चा करिए। घोषणा पत्र पे न जाइए कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे, राहुल जी क्या कह रहे थे, क्यों चर्चा में जा रहे हैं? आप आइए कि आज मजदूर के लिए कहाँ पानी लेके आप खड़े हैं, कहाँ जूता चप्पल लेके आप खड़े हैं, ये तो बताइए। नेताजी चुप रही है, ठीक है बोलिए। उन्होंने कहा था कि चप्पल पहने और हवाई जहाज में चले, तो अगर आप कश्मीर की बाढ़ को देखें, मुझे सौभाग्य मिला सरकार बदले की भावना से न काम करे, सरकार सहयोग की दृष्टिकोण से काम करे। अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है तो उसका इस्तेमाल करे। अगर कांग्रेस पार्टी पानी और खाना दे रही है उसका सहयोग करे। अरे आप लोग डीएम साहब से संपर्क करिए भाई, सरकार से संपर्क करिए, प्रशासन के अधिकारी संपर्क करके मसला दीजिए। इतनी मदद करने की आपकी वो हुई है तो आबादी माइग्रेट कर रही है, मेरा जो अनुरोध है उस खतरे के बीच में अपनी कमियों का मूल्यांकन करें। और लॉकडाउन का अगर सबसे पहले किसी ने उल्लंघन किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद में बसें खड़ी रहेंगी, जिसको आना हुआ बॉर्डर बड़ी खर्च करेंगे। लाखों लोग दिल्ली से निकल के चले हैं सड़कों पर। अगर मोहन जी कानपुर के नेता हो, चले जाइए रामा देवी पर लगातार 4-6 बसें बराबर खड़ी रहती है, आप चले जाइए। और पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले वाले पर खड़ी है, काम कर रही है, व्यवस्थित उनको भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, मणिन जी और मनोज जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति चल रही है, बस पर रार बढ़ी हुई है और तकरार भी लगातार चल रही है। अगर कोई परेशान है, कोई मजबूर है, तो वो है मजदूर। मजदूर सड़क पर निकल करके चलने के लिए परेशान है, बेहाल है, मजबूर है। कभी वो डाला में चल रहा है, कभी पैदल चल रहा है, कभी साइकिल से, कभी ट्राई साइकिल से, जिसको जो साधन मिल रहा है, कभी नदी के किनारे, कभी नदी के बीच में, कभी ट्रैक पर, जहां जो जिसको मौका मिल रहा है वो अपने घर जाना चाहता है। राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया, कंपटीशन वहां पर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मजदूर पैदल क्यों चल रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति ये जो 1000 बसों को लेकर के है वो खत्म होगी, और अगर खत्म होगी तो कब खत्म होगी, क्या बसें चलेंगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि ये बसें किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।